बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों आप सभी का आज की इस वीडियो में। आज हम देखेंगे बच्चों क्लास 11th का पॉलिटिकल साइंस का जो चैप्टर 5 है फर्स्ट बुक का, ठीक है, जिसका नाम है बच्चों विधायिका। तो विधायिका से संबंधित आज के इस पार्ट 1 में हम देखेंगे विधायिका का अर्थ क्या है, हमें विधायिका की आवश्यकता क्यों है, और सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट जो कि अराउंड आपका 20 मिनट का है, जिसमें हम देखेंगे विधायिका के प्रमुख कार्य। तो इस वीडियो को देखने के बाद आपके दिमाग में विधायिका के अर्थ के बारे में, विधायिका की आवश्यकता के बारे में, उसके प्रमुख कार्य के बारे में एक भी सवाल नहीं रहेगा और आपको अच्छे से समझ में भी आ जाएगा। लेकिन उसके लिए आपको क्या करना है कि वीडियो को बड़े ध्यान से देखना है। तो सबसे पहले आज का हमारा जो टॉपिक रहेगा बच्चों वो है विधायिका का आखिर अर्थ क्या होता है। हमने बहुत देखा है, हमारी संसद है, ठीक है, ये इमेज देख सकते हैं आप, यहाँ पे लिखा है भारतीय संविधान विधायिका या फिर संसद। यहाँ पे विधायिका को क्या कहते हैं, संसद कहते हैं। भारतीय संविधान में विधायिका को संसद भी कहा जाता है। तो देखिए विधायिका का अर्थ देखते हैं। सबसे पहले भारत की संघ की विधायिका को संसद कहते हैं, ठीक है, संघ यानी कि केंद्र, और राज्यों की विधायिका को कहते हैं विधानमंडल। देखिए दो विधायिका है, एक तरफ तो है देश की, पूरे देश की, ठीक है, और एक तरफ है राज्य की। तो देश वाली को क्या कहते हैं, संसद कहते हैं, वहीं जो राज्य वाली है उसे क्या कहते हैं, विधानमंडल कहते हैं। ओके, सो नेक्स्ट पॉइंट है देश की विधायिका यानी संसद जो है इसके दो सदन होते हैं। एक होता है उच्च सदन जिसे कहते हैं राज्यसभा, एक होता है निचला सदन जिसे कहते हैं लोकसभा। यानी कि यहाँ पे जो है वो आपको लोकसभा देखने को मिलेगा और इस साइड में यानी कि दो सदन होते हैं, एक तरफ होगा आपका राज्यसभा। आगे भारत में जो संसदीय प्रणाली है यानी कि भारत में ये जो विधायिका है, ठीक है, संसद का स्वरूप, संसद के कार्य, ये सभी कहां से लिए गए हैं, ये ब्रिटिश प्रणाली पर आधारित है। चैप्टर 1 में बच्चों हमने पढ़ा था कि भारतीय संविधान जो है वो सिद्धांतों का उधार लिया हुआ एक टोकरा है। तो ये उसी का पॉइंट है कि भारत में संसदीय प्रणाली कहां से ली गई है, ब्रिटिश प्रणाली से। अगला पॉइंट है कि विधायिका का चुनाव जनता के द्वारा होता है। जी हाँ, हमें पता है कि जब 5 साल में एक बार चुनाव होता है तो जो जनता होती है वो अपने मत के द्वारा इन लोगों को चुनती है। तो जनता का जो चुनाव, विधायिका का जो चुनाव है वो किसके द्वारा होता है, जनता के द्वारा। इसीलिए यह जनता का प्रतिनिधि बनकर कानून का निर्माण करते हैं। तो विधायिका के अर्थ के बारे में ये सारी चीजें आपको पता चली। अगला पॉइंट है कि संसद जो है यानी कि हमारी जो विधायिका है इसमें बहस, विरोध प्रदर्शन, बहिर्गमन, सर्वसम्मति, सरोकार और सहयोग, ये सभी विधायिका को जीवंत बनाए रखें। इसका अर्थ क्या है, इसका अर्थ बच्चों ये है कि हमारी ये जो संसद है, ठीक है, इसके अंदर जब बहस होती है, विरोध प्रदर्शन होता है, बहिर्गमन होता है, सर्वसम्मति, सरोकार यानी कि एक दूसरे का आदर करते हैं, सहयोग करते हैं, ये सभी चीजें जो है इस विधायिका को जीवंत बनाए रखें यानी कि इसका अस्तित्व बनाए रखें। अगर ये सारी चीजें इसमें नहीं होती हैं तो सिंपल सी बात है विधायिका का कोई अर्थ ही नहीं रहेगा, क्योंकि देश स्तर पर कानून बनाने के लिए हमें विधायिका की आवश्यकता पड़ती है। तो विधायिका के अर्थ के बारे में आई होप ये सारी चीजें आपको पता चल गई। नेक्स्ट पॉइंट है बच्चों कि भारतीय संसद जो है इसके दो भाग हैं, हमें पता है, ठीक है। तो अब हम देखते हैं कि हमें इसकी आवश्यकता क्यों है, दो संसदों की, मतलब कि दो जो सदन है इसकी हमें आवश्यकता क्यों है। भारतीय संसद के दो भाग, एक तरफ यहाँ पे देख सकते हैं बच्चों राज्यसभा है और एक तरफ देख सकते हैं लोकसभा है। तो पहले लोकसभा की बात कर लेते हैं। भारतीय संसद के अस्थायी सदन को लोकसभा कहते हैं, ठीक है, और इसका जो कार्यकाल है वो कितना होता है, 5 वर्ष का, और इसके कुल सदस्य संख्या होती है 542। बच्चों पार्ट 2 में जो है वो हम इन्हीं दोनों के बारे में एक फुल्ली एक्सप्लेन देखेंगे, ठीक है, राज्यसभा और लोकसभा के बारे में पूरी तरीके से डीपली जो नॉलेज है वो लेंगे। लेकिन इस वीडियो में सिर्फ आपको ऊपर की नॉलेज बता दी जाए जिससे आपको पता चल जाए कि सदन होते कौन से हैं और हमें इनकी आवश्यकता क्यों होती है। तो सबसे पहले हम देख रहे हैं यहाँ पे जो लोकसभा है। तो लोकसभा के बारे में आपको क्या क्या बातें पता चल गई। एक तो ये अस्थायी सदन होता है, कार्यकाल 5 वर्ष का होता है और 542 सदस्य चुने जाते हैं। दूसरा सदन है राज्यसभा, भारतीय संसद का अन्य सदन जो कि स्थायी होता है, इसे राज्यसभा कहा जाता है और इसके सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है, 6 वर्ष का, और प्रत्येक 2 वर्ष में यानी कि
हाँ 6 वर्ष में से 2 वर्ष में क्या होता है कि 1/3 सदस्यों का, यदि मान लीजिए 99 सदस्य हैं तो 99 का 1/3 कितना होगा 33 सदस्यों का जो चुनाव है बच्चों वो 2 वर्ष में एक बार होता है। यानी कि ये जो है वो है तो स्थायी, लेकिन इसमें 1/3 सदस्यों का चुनाव जो है वो 2 वर्ष में एक बार अवश्य होता है। तो भारतीय संसद के 2 सदन कौन कौन से हैं, लोकसभा और राज्यसभा। अगला पॉइंट है कि हमें इसकी आखिर आवश्यकता क्यों है, संसद के 2 सदनों की हमें आवश्यकता क्यों है। तो इसकी आवश्यकता इसलिए पड़ती है, विविधताओं से पूर्ण देश में समाज के सभी वर्गों को उचित प्रतिनिधित्व दिया जा सके। आपको पता है कि हमारा जो भारत है ये विविधताओं से भरा हुआ एक देश है, बहुत ही इसमें मतलब धर्म के, संस्कृति के, जाति के आदि जो लोग हैं, भाषा आधारित जो लोग हैं वो यहाँ पे रहते हैं। तो इन सभी को उचित प्रतिनिधित्व देने के लिए हमें 2 सदनों की इसमें आवश्यकता पड़ती है। और दूसरा पॉइंट है इसका कि यदि मान लीजिए जो लोकसभा है, ठीक है, ये लोकसभा है और ये है राज्यसभा, इसने यदि कोई निर्णय ले लिया तो वह दूसरे सदन में पुनर्विचार के लिए भेजा जाता है। इसे एक बार चित्र के माध्यम से समझते हैं। देखिए एक तरफ क्या है, यह है हमारी लोकसभा। तो लोकसभा में यदि कोई निर्णय ले लिया गया है और फिर वो जाता है, सॉरी एक सेकेंड, हाँ पहले देखिए लोकसभा ये है, लोकसभा से कोई निर्णय ले लिया गया और वो पारित हो गया तो वो जाएगा राज्यसभा में। तो ऐसे में क्या होगा कि एक ही कानून पर, ठीक है ना, एक ही कानून पर 2 बार विचार किया जाएगा। एक ही कानून पे 2 बार यहाँ पे विचार हो रहा है। तो कोई भी जो संस्था है वो कानून जो है वो जनता पर थोप नहीं पाएगी और कानून जो है वो काफी ताकतवर एवं शक्तिशाली और लोकहित में बनेगा। इसलिए हमें भारतीय संसद के इन 2 सदनों की आवश्यकता पड़ती है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं। अगला पॉइंट है बच्चों हमारा आज का, संसद के प्रमुख कार्य। जैसा कि हमें पता है कि संसद के 2 सदन है, राज्यसभा और लोकसभा। तो आखिर इनके कार्य क्या है, और इसमें से जो 2 बड़े कार्य हैं, एक है कार्यपालिका पर नियंत्रण और एक है कानून बनाना। इन दोनों को हम अभी डीपली पढ़ेंगे, ठीक है, लेकिन इसके बारे में आपको थोड़ी सी नॉलेज यहाँ पे दे देते हैं कि संसद के द्वारा मंत्री परिषद की चूक और वचनबद्धता की जवाबदेही तय करते हुए उस पर अपने नियंत्रण के अधिकार का प्रयोग करना। अब देखिए ये तो एक आपकी जो बुक की डेफिनेशन है वो हो गई। अभी आगे जो हम देखेंगे उसमें जानेंगे इसको पूरी तरीके से, कौन कौन से पॉइंट्स हैं जो हमें इसके बारे में याद रखना है। अगला पॉइंट है कि किसी भी विधानमंडल का प्रधान कार्य है, यानी कि कानून बनाना, चाहे वो लोकसभा हो चाहे वो राज्यसभा हो, कोई सा भी विधानमंडल हो, उसका सबसे प्रमुख कार्य होता है। भारत की संसद उन तमाम विषयों पर कानून बनाती है जो संघ सूची और समवर्ती सूची में दिए होते हैं, यानी कि संघ और समवर्ती सूची दोनों में ही भारतीय संसद जो है वो कानून बनाती है। अगला पॉइंट है बहस का मंच, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है हमारा, बहस का मंच, यानी कि जो संसद है इसमें सभी धर्म, भाषा, जाति वाले लोगों को अपने विचारों की रखने की आजादी होती है और संसद में उठे किसी भी मुद्दे पर सभी को अपना मत देने का अधिकार है। इसीलिए संसद को बहस का मंच माना गया है। इनकी संसद में यदि कोई भी मुद्दा उठता है तो उस पर चाहे किसी भी धर्म का व्यक्ति हो, किसी भी भाषा का, किसी भी जाति का व्यक्ति हो, वो अपने विचार प्रकट कर सकता है। फिर है वित्त का नियंत्रण। संसद जो है वो खास करके लोकसभा वित्त के कार्य क्षेत्र में महत्वपूर्ण अधिकारों का प्रयोग करती है। ये क्या करती है कि विधायिका को यह सुनिश्चित कराती है कि सार्वजनिक निधि की उगाही कैसे होगी और व्यय किस तरह से किया जाएगा और उसकी अनुमति देती है। एक तरह से जो संसद है वो क्या करती है कि पैसों से संबंधित जितने कार्य होते हैं वो कौन करती है, संसद करती है, ठीक है। पैसों से संबंधित जितने भी कार्य होते हैं वो संसद करती है और जो कार्यपालिका होती है वो क्या करती है, इससे अनुमति मांगती है, किसकी, सार्वजनिक निधि अर्थात खर्च करने की और पैसे लेने की। अगला पॉइंट है बच्चों हमारा संवैधानिक कार्य। संवैधानिक कार्य से आप समझ ही गए होंगे कि संसद जो है वो देश का एकमात्र ऐसा निकाय है जिसके अंतर्गत वो संविधान में संशोधन के लिए प्रस्ताव पेश कर सकती है और संसद जो है वो संशोधन भी कर सकती है। तो जो संशोधन होता है इसका प्रस्ताव लोकसभा में या राज्यसभा दोनों में ही किया जा सकता है। अगला है न्यायिक कार्य। संसद के पास ये बहुत बड़ा कार्य है
कि संसद के पास राष्ट्रपति और जो उपराष्ट्रपति होते हैं, सुप्रीम कोर्ट व हाई कोर्ट के जजों के साथ साथ संघ व राज्य लोक सेवा आयोगों के अध्यक्षों तथा सदस्यों की CAG पर महाभियोग चलाने का आधार। देखिए, संसद की शक्ति का जो अंदाजा है वो आप इसी पद से लगा सकते हैं कि देश का प्रमुख होता है राष्ट्रपति, राज्य का प्रमुख दूसरा प्रमुख होता है उपराष्ट्रपति, फिर सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, इनके जज, राज्य लोक सेवा आयोग, इनके अध्यक्ष और इनके सदस्य, इन सभी को उनके पद से हटाने के लिए इसके पास शक्ति होती है। तो केवल इस न्यायिक कार्य की वजह से आप संसद को इतना ताकतवर मान सकते हैं कि जब वो राष्ट्रपति को हटा सकती है, उपराष्ट्रपति को हटा सकती है, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, IAS, IPS, इन सभी को हटा सकती है, तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि जो हमारी विधायिका है वो संविधान के अकॉर्डिंग कितनी शक्तिशाली है। आई होप ये पॉइंट आपको समझ में आया होगा, संसद के प्रमुख कार्य। आगे देखिए, अब हम यहाँ पे जो डिस्कस करने वाले हैं, कार्यपालिका पर नियंत्रण किस तरह से और कानून किस तरह से बनाया जाता है। तो सबसे पहले जानेंगे बच्चों कानून निर्माण की प्रक्रिया। सबसे पहला पॉइंट है कानून निर्माण की प्रक्रिया। तो इसमें देखिए, विधायिका, कानून निर्माण। सबसे पहले तो जो विधेयक होते हैं वो दो तरह के होते हैं, एक होता है सरकारी विधेयक, एक होता है गैर सरकारी। सरकारी अर्थात मंत्री के संबंध में, और गैर सरकारी मंत्री के अलावा अन्य सदस्य के द्वारा, ठीक है, तो उसे निजी सदस्यों का भी विधेयक कह सकते हैं। यानी कि गैर सरकारी को आप इस तरह से समझ सकते हैं कि अगर मंत्री ने पेश कर दिया है, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, वो सरकारी हो जाएगा। और गैर सरकारी को आप ऐसे समझ सकते हैं कि मंत्री के अलावा अगर किसी और ने पेश कर दिया तो उसे निजी सदस्यों का कह दिया जाएगा। अब कानून बनाने का जो सबसे प्रथम चरण है, हम उसकी बात करते हैं। तो कानून बनाने के लिए सबसे प्रथम चरण में क्या होता है, सबसे पहले तो जो विधायिका होती है वो ये तय करती है कि विधेयक जो है वो जनता के लिए जरूरी है या नहीं। तो उस समय की जो परिस्थितियां होती हैं उसका आकलन किया जाता है, ठीक है, उस समय की जो वर्तमान परिस्थितियां होती हैं उनका आकलन किया जाता है। और संसद ये भी देखती है क्या कुछ लोग अपने स्वार्थ के लिए इस विधेयक को पारित नहीं करवाना चाहते। अर्थात संसद जो है वो ये देखती है कि क्या कुछ लोग जो है जो ये विधेयक मेरे पास लेके आए हैं, क्या ये अपने हित में, अपने स्वार्थ के लिए इसे पारित करवाना नहीं चाहते। तभी जब देख लिया जाता है कि ये ऐसा नहीं है, तभी वो जो कानून है, जो विधेयक है, वो संसद में लाया जाता है। क्योंकि कई बार क्या होता है कि कुछ नेता या फिर छोटा समूह अपने लिए, अपने हित के लिए कानून बनवा लेते हैं। तो प्रथम चरण में क्या होता है बच्चों कि सबसे पहले देखा जाता है जनता के लिए जरूरी है या नहीं है। कोई लोग जो है वो अपने स्वार्थ की पूर्ति के लिए से, या फिर कुछ नेता या फिर कोई छोटा समूह इसको अपने हित में जो है पारित करवाना नहीं चाहता। फिर उस समय की जो परिस्थितियां हैं उसका आकलन किया जाता है। आगे देखते हैं अगला पॉइंट, यानी कि अगला चरण है दूसरा चरण। इस चरण में क्या होता है, देखिए दूसरे में बात करते हैं दूसरा चरण। जो कानून आता है संसद के पास, उसमें क्या होता है, उसको किसी भी सदन, यानी कि चाहे वो राज्यसभा हो या फिर लोकसभा हो, इन दोनों में से किसी एक पर पेश किया जाता है और उस पर विचार विमर्श किया जाता है। इसके बाद उस विधेयक को उस सदन से पास हो गया तो उसे अगले में भेजा जाता है। अर्थात मान लीजिए राज्यसभा में जो विधेयक है वो क्या हो जाता है, पास हो जाता है। फिर ये विधेयक कहां जाएगा, लोकसभा में। और अगर लोकसभा में पास हो गया फिर ये कहां जाएगा, सीधा राष्ट्रपति के पास, ठीक है, फिर जाएगा ये राष्ट्रपति के पास। लेकिन राष्ट्रपति के पास जाने से पहले भी इसमें एक दो पॉइंट और हैं जो आपको याद रखने चाहिए। तो ये जो विधेयक है वो कहां पहुंच गया, लोकसभा में पहुंच गया। अब लोकसभा में अगर पास हो गया तो सिंपल सी बात है, राष्ट्रपति के पास पहुंच जाएगा। लेकिन अगर अभी भी लोकसभा के अंतर्गत मतभेद है कि इसे राज्यसभा में वापस भेजा जाना चाहिए, तो क्या होता है कि कभी कभी विधेयक को लेकर दोनों सदनों के बीच जो मतभेद होता है, उन दोनों के सदनों की जो संयुक्त बैठक है वो बुलाई जाती है और फिर उस समस्या का जो निदान है वो किया जाता है। तो दूसरे चरण में आई होप आपको सारी चीजें अच्छे से समझ में आ गई होंगी। सबसे आखिरी चरण जो है वो है तीसरा चरण, जिसमें हम देखते हैं, देखिए तीसरे चरण में क्या होता है कि जो कानून पास किया गया है उसको लागू करने के लिए राष्ट्रपति के पास हस्ताक्षर के लिए भेजा जाता है, ठीक है। यदि राष्ट्रपति को यह लगता है कि इसमें अभी कोई कमी रह गई है तो राष्ट्रपति क्या करेगा, उस विधेयक को पुनर्विचार के लिए राज्यसभा यानी कि जो संसद है या फिर लोकसभा के लिए, दोनों में से किसी में भी भेज देगा। संसद में क्या करेगा, उसे वापस भेज देगा।
एक सेकेंड, हाँ, उसे क्या करता है, ये वापस भेज देता है। और वो इस विधेयक को अपने पास कितने समय के लिए रख सकता है। अर्थात जो राष्ट्रपति है, हमने देखा था चैप्टर 4 में राष्ट्रपति की विशेष अधिकारों के बारे में, जिसमें आपने पॉकेट वीटो के बारे में, आपको अगर याद हो, किसके बारे में, पॉकेट वीटो के बारे में, पॉकेट वीटो। इसमें हमने देखा था कि राष्ट्रपति जो है किसी भी विधेयक को अपने पास एक लंबे समय तक रख सकता है, सिर्फ धन विधेयक को छोड़ दें, क्योंकि धन विधेयक को जो राष्ट्रपति है वो 14 दिन के अंतर्गत उसको मंजूरी देनी ही पड़ती है। ठीक है, तो ये आपको पता चल गया कि राष्ट्रपति जो है वो उसे पुनर्विचार के लिए भेज सकता है। फिर आगे है कि अगर जो दोनों सदन है वो राष्ट्रपति के पास भेजा जाता है, अर्थात जो विधेयक है वो राष्ट्रपति के पास भेजा जाता है, अगर वो साइन नहीं करता है तो क्या करेगा, वो पुनर्विचार के लिए भेज देगा। लेकिन फिर भी दोनों सदनों के द्वारा यदि विधेयक राष्ट्रपति को वैसे के वैसा ही बिना किसी संशोधन के भेज दिया गया, तो मजबूरन राष्ट्रपति को जो उस पर साइन है, जो सिग्नेचर है, वो करने पड़ते हैं। लेकिन आप एक चीज देखिए कि देश का प्रमुख होने के नाते जब राष्ट्रपति किसी विधेयक को पुनर्विचार के लिए भेजेगा संसद के पास, तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। ठीक है, तो संसद भी ऐसे मतलब कोई अनपढ़ लोग तो बैठे नहीं है कि कोई भी कानून पास कर दिया ऐसे नहीं। तो यहाँ पे क्या है, राष्ट्रपति और संसद की जो सहभागिता होती है उसे यहाँ पे देखा जाता है। तो कानून निर्माण की जो प्रक्रिया है, इसके पॉइंट जो थे वो आई होप बच्चों आप सभी को बड़े ही अच्छे से समझ में आए होंगे। सबसे पहले सरकारी विधेयक, गैर सरकारी विधेयक क्या होते हैं, प्रथम चरण में क्या होता है, द्वितीय चरण में क्या होता है और तृतीय चरण में क्या होता है। अगला पॉइंट देखते हैं। अगला और आखिरी पॉइंट है, विधायिका जो है वो कार्यपालिका पर नियंत्रण किस प्रकार से रखती है। ठीक है, आज का हमारा अगला पॉइंट क्या है, विधायिका के द्वारा कार्यपालिका पर नियंत्रण। तो देखिए, विधायिका में कुछ भी कहने के बावजूद किसी सदस्य के विरुद्ध कोई कानूनी कार्रवाई नहीं की जा सकती है। इसे संसदीय विशेष अधिकार कहते हैं। देखिए, इसे दोबारा समझिए, संसदीय विशेष अधिकार को दोबारा समझिए। देखिए, एक तरफ क्या है, राज्यसभा है, एक तरफ लोकसभा है। अब इसमें से किसी भी सदन को आप ले लीजिए एक तरफ। ठीक है, मान लीजिए हमने लोकसभा को उठा लिया, तो लोकसभा में क्या होता है कि यदि किसी भी चीज पर बहस वाद विवाद हो रहा है, ठीक है, तो इसको लेकर यदि कोई जो स्पीकर होता है, ठीक है, लोकसभा में क्या होता है, स्पीकर जो होता है वो क्या करता है, यदि किसी को उल्टा सीधा भी कह देता है तो इसको लेकर कोई भी जो है निर्णय उसमें नहीं लिया जाएगा, कोई भी गलत कार्यवाही नहीं की जाएगी। इसे ही कहते हैं संसदीय विशेष अधिकार। और यदि इसमें कोई निर्णय लेना भी है, जो गलत बात वगैरह हो गई है, तो वो जो अधिकार है वो होता है लोकसभा के अध्यक्ष के पास। ठीक है, किसके पास होता है, लोकसभा के अध्यक्ष के पास। यहाँ पे स्पीकर से मेरा मतलब है जो सांसद है। ठीक है, स्पीकर से मेरा मतलब है यहाँ पे जो सांसद होते हैं। और इसमें सबसे अंतिम निर्णय लेने की शक्ति किसके पास होती है, उसके अध्यक्ष के पास में। तो लोकसभा के बारे में ये सारी चीजें आपको पता चल गई। ठीक है, आगे देखते हैं। अब जो पॉइंट्स आ रहे हैं उन पॉइंट्स को ध्यान से समझिएगा। सबसे पहला पॉइंट क्या है, बहस वाद विवाद, अर्थात विधायिका के द्वारा कानूनों के लिए एवं नीतियों के क्रियान्वयन यानी कि उनके लागू होते समय उसके पूरी जो प्रक्रिया होती है उस दौरान जो विवाद होता है ये कार्यपालिका को नियंत्रित करता है। अगला पॉइंट है संसदीय प्रश्नकाल। प्रश्नकाल से आप समझ गए होंगे कि इसमें प्रश्न पूछे जाते हैं सरकारी नीतियों के खिलाफ। ठीक है, उनके क्रियाकलाप क्या है, उनका नियंत्रण एवं जनता के ध्यान आकर्षण हेतु यानी कि जो जनता है उसका ध्यान संसद की तरफ बना रहे, इससे संबंधित मंत्रियों से प्रश्न पूछे जाते हैं। अब वो प्रश्न क्या होते हैं, मंत्री किसके अंतर्गट आता है, कार्यपालिका। अब वो प्रश्न क्या होते हैं, जैसे लोक अभिहित के विषय, जैसे कि मूल्य वृद्धि अर्थात जो टैक्स है उसके बारे में, अनाज की उपलब्धता कितनी है, समाज में जो अनाज है, देश में अनाज है वो कितना है और कहां कहां पे ये बांटा जाएगा, समाज के कमजोर वर्गों के विरुद्ध अत्याचार अर्थात कमजोर समाज में जो कमजोर वर्ग है उनके विरुद्ध जो अत्याचार हो रहे हैं, जो दंगे हो रहे हैं, जो कालाबाजारी हो रहे हैं, इसके ऊपर अभी तक क्या क्या एक्शन लिया गया है, क्या क्या एक्शन नहीं लिया गया है, क्या क्या कार्य आगे बढ़ा है, इन सभी के बारे में सूचनाएं मांगता है कौन, संसद। और किससे, मंत्रियों से अर्थात कार्यपालिका से। तो ये दो पॉइंट आपको पता चल गए किस तरह से नियंत्रण रखती है, एक तो वाद विवाद के द्वारा और दूसरा संसदीय
प्रश्नकाल के द्वारा। अगला पॉइंट है बच्चों शून्यकाल। अगला पॉइंट यहाँ पे दिया हुआ है शून्यकाल के बारे में। तो शून्यकाल को समझते हैं क्या है ये। तो देखिए, संसद किसी भी महत्वपूर्ण मुद्दे को उठा सकती है और उससे प्रश्न पूछ सकती है, लेकिन मंत्री इसके लिए उत्तरदायी नहीं होता उत्तर देने के लिए। अर्थात मान लीजिए कोई मुद्दा है, मान लीजिए कि आरक्षण का यहाँ पे हम मुद्दा उठा लेते हैं, तो आरक्षण का मुद्दा यदि संसद में उठाया गया है तो संसद के अंतर्गत जो कार्यपालिका के जो लोग होते हैं, जो मंत्री होते हैं, वो इस मुद्दे का आरक्षण मुद्दा जो है इसके उत्तर देने के लिए बाध्य नहीं होगा। ये किसके अंतर्गत होता है बच्चों? शून्यकाल के अंतर्गत। ठीक है, सिर्फ और सिर्फ शून्यकाल के अंतर्गत। अगर वही हम बात कर लें, अगला जो इससे हमारा पिछला पॉइंट था कि संसदीय प्रश्नकाल, यदि इसमें पूछा जाता है तो उसको जवाब देना ही पड़ेगा। अलग अलग काल होते हैं इनके। ठीक है, अगला पॉइंट है कानूनों की स्वीकृति एवं अस्वीकृति। कानूनों को मंजूरी या फिर नामंजूर करने का अधिकार किसके पास होता है? संसद के पास होता है। इस अधिकार के द्वारा कार्यपालिका पर संसद नियंत्रण लगा सकती है, जिससे वह अपनी मन मर्जी के कानून को पारित ना करवा पाए। अर्थात कानूनों की स्वीकृति देने की जो शक्ति है वो किसके पास है बच्चों? वो है हमारी देश की विधायिका के पास, यानी कि संसद के पास। तो ऐसे में यदि कार्यपालिका संसद के द्वारा कोई अपना कानून लागू करवाना चाहती है तो उससे वो मन मर्जी से रोकने में सफल होती है। अर्थात कुछ अस्वीकृत विधेयक है, जैसे कि लोकपाल विधेयक हो गया, आतंकवाद निरोधक विधेयक हो गया, ये सभी कार्यपालिका चाहती थी कि देश में लागू हो, लेकिन विधायिका ने क्या किया? इनको लागू होने नहीं दिया, क्योंकि किसके हाथ में ये शक्ति? विधायिका के पास है। तो विधायिका के बारे में ये चीज आपको पता चली। अगला है वित्त नियंत्रण। ये हमने देखा था पिछला पॉइंट जो था पिछले टॉपिक में, कि वित्तीय नियंत्रण के द्वारा संसद सरकार के राजस्व और खर्चों पर नियंत्रण रखती है। अर्थात जो कार्यपालिका होती है, कार्यपालिका के राजस्व और जो खर्चे होते हैं इन पर यह नियंत्रण रखती है। यह सरकारी कोष एकत्र करने और उनको खर्च करने के लिए स्वीकृति प्रदान भी करती है और सर्वोच्च प्राधिकार जो अधिकारी है उसको कार्य भी करती है। अर्थात कार्यपालिका को यदि कोई राजस्व, कोई जो एक तरह से कह लीजिए जो पैसा अगर वो चाहिए, तो इसका नियंत्रण, इसका व्यय, इसको खर्च करने की स्वीकृति किससे लेनी पड़ती है? भारत की संसद से, कार्यपालिका को। कार्यपालिका के द्वारा यदि कुछ धन मांगा जाता है तो उसके लिए सबसे पहले कारणों की चर्चा की जाती है कि ये किन कारणों की वजह से जो धन है वो आपके द्वारा मांगा जा रहा है। तो ये पॉइंट आपके क्लियर हुए। अगला पॉइंट है और आखिरी पॉइंट है अविश्वास प्रस्ताव या फिर निंदा प्रस्ताव। तो इसे आप इस तरह से समझ सकते हैं, अविश्वास प्रस्ताव और निंदा प्रस्ताव को। देखिए ये है यहाँ पे कि जब सरकार की संपूर्ण या फिर थोड़ी नीति दोषपूर्ण हो, अर्थात जो संसद है वो ये देखती है कि सरकार की जो नीति है वो कैसी है? संपूर्ण या फिर कह लीजिए थोड़ी सी जो है वो दोषपूर्ण नीति है, तो इसके अंतर्गत संसद क्या करती है कि अपने असंतुष्टता, अर्थात जो अविश्वास प्रस्ताव कह लीजिए इस तरह से, उसको पारित करती है। अर्थात ये उसका एक सशक्त अधिकार है जिसके तहत वह कार्यपालिका पर नियंत्रण रखती है। इसके द्वारा जब संसद को दल तथा सहयोगी दल का पूर्ण बहुमत प्राप्त हो, वह एवं कार्यपालिका के उत्तरदायित्व को सुनिश्चित कर सकती है। अर्थात देखिए, इसको एक बार दोबारा से समझिए। यहाँ पे इसका अर्थ क्या है? यहाँ पे इसका मतलब ये है कि जब सरकार जो है, ठीक है, ये एक तरफ क्या है? सरकार है और एक तरफ क्या है? हमारी विधायिका। तो ये विधायिका देखती है सरकार की कुछ नीति कहीं दोषपूर्ण तो नहीं है। यदि दोषपूर्ण है तो जो विधायिका है वो सरकार के खिलाफ क्या करती है? एक्शन उठाती है। और ये एक्शन उठाने के दौरान ये क्या करती है? बहुत सारे कार्य, अर्थात सरकारी कर्मचारियों को उनके पद से भी हटा देती है। जैसे हमने देखा था राष्ट्रपति के बारे में, प्रधानमंत्री के बारे में भी, और जो हाईकोर्ट है उनके जज भी, राज्य संघ लोक सेवा आयोग के बारे में भी उन्हें भी हटा सकती है। तो इन्हीं तरीके से जब नीति जो दोषपूर्ण है, सरकार कार्य नहीं सही करे, तो उसको ये गिरा भी सकती है। तो ये थे इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। तो एक बार हम दोबारा से बच्चों समराइज कर लेते हैं कि आज हमने जो है, आज की इस वीडियो में हमने क्या क्या पढ़ा है। ठीक है, तो सबसे पहले देखा था हमने बच्चों विधायिका के अर्थ के बारे में, सबसे पहला पॉइंट था। अगला पॉइंट था हमें विधायिका में अर्थात संसद के 2 सदनों की आवश्यकता क्यों है, और फिर देखा था हमने मतलब 2 सदन हैं कौन से और आवश्यकता हमें क्या है। संसद के प्रमुख कार्य क्या होते हैं,
जिसमें से कार्यपालिका पर नियंत्रण और कानून बनाना, इसे हमने अच्छे से एक्सप्लेन किया है। तो यह है कानून बनाने की प्रक्रिया, जिसमें 3 चरण होते हैं, प्रथम, द्वितीय और तृतीय चरण। उसके बाद देखा हमने कि विधायिका जो है वो कार्यपालिका पर नियंत्रण किस प्रकार से रखती है। तो इस तरह से बच्चों आज का हमारा जो वीडियो है उसे हम यहाँ पे खत्म करते हैं, और मैं आशा करता हूँ आपको वीडियो जो है वो अच्छी लगी होगी। वीडियो अगर अच्छी लगी है तो बच्चों लाइक जरूर कीजिएगा, और अपने दोस्तों के साथ भी ज्यादा से ज्यादा जरूर शेयर कीजिएगा, और कमेंट करके बताइएगा बच्चों कि इसमें कोई और सुधार की जरूरत है या फिर आपको ऐसा ही जो वीडियोस है वो सही लगता है। हमारे फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर और टेलीग्राम ग्रुप का लिंक आपको बच्चों वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहां से हमें जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। और स्पेशली बच्चों जो हमारा टेलीग्राम ग्रुप है इससे जरूर ज्वाइन कीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे मैं आपको डेली बेसिस पे कुछ नए नए अपडेट्स देता रहता हूँ। तो इस तरह से आज का वीडियो यहाँ पे खत्म करते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बच्चों आप पढ़ते रहिए और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद, जय हिंद, वंदे मातरम।